सीईसी गुरुकुल लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत। मैं शंकर कुमार, इतिहास विभाग हिंदू कॉलेज में कार्यरत हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है और प्राचीन भारत इतिहास मेरा स्पेशलाइजेशन भी है। और आज जिस विषय पर मैं आपके सम्मुख हूं वह है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन स्रोतों के तौर पर। और तो आज की जो चर्चा है वो प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के स्रोतों के ऊपर है। और अन्य लेक्चर में मैंने साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा कर ली है। तो आज का जो लेक्चर है वो मूलतः पुरातात्विक स्रोत के ऊपर होगा। और आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं जो मुख्य बिंदु हैं इस लेक्चर के। वो पहले तो मैं पुरातात्विक स्रोतों के नेचर के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में चर्चा करूंगा। उसका जो टाइमलाइन है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में उसके बारे में चर्चा करूंगा। और उसके बाद फिर जो रिलेटिव मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं किसी भी स्रोत के, जो कि साहित्यिक स्रोत के लिए भी होता है, वैसे ही पुरातात्विक स्रोत भी कई मसलों में बड़े फायदेमंद होते हैं। और कुछ जानकारियां ऐसी होती है जो कि पुरातात्विक स्रोत शायद ज्यादा ठोस आधार पर दे पाते हो, तो उसकी चर्चा करेंगे। और कई बार परेशानियां होती है साहित्यिक स्रोतों की, जिसे हम लिमिटेशन आप कह सकते हैं, कि वो कई ऐसे पक्ष हैं अतीत के जिसके बारे में वो कोई प्रकाश डाल ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही वैसी होती है। वो इस नेचर का होता है साहित्यिक स्रोत कि वो कई बार मान लीजिए वो पॉलिटिकल कोई डिटेल है या मेंटल प्रिडिलेक्शन है, तो उसके बारे में पुरातात्विक स्रोत ज्यादा कुछ कह नहीं पाता। परंतु तीसरा जो कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं, सत्यापन का एक ठोस आधार है। कई बार हम सभी जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत जो हैं वो हमें राजनीतिक डिटेल्स या अपनी मानसिकता या जो सोच रहा होगा लोगों का अतीत में, उसके बारे में हमें जानकारी तो देता है, लेकिन कई बार अंडर रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, कई बार बायस्ड रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, कई बार अतिशयोक्तियां भी साहित्यिक स्रोतों में देखी जाती है। तो उन सभी अतिशयोक्तियों को अगर हम सही तौर पर एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन डेवलप करना चाहते हैं कि लॉजिकली क्या रहा होगा मसला, तो उसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन उसका हम करते हैं। और उसमें अगर पुरातात्विक आधार हमें उसका नहीं मिल पाता है, किसी भी क्लेम का पुरातात्विक आधार नहीं मिल पाता है, तो हम उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह सा लगा देते हैं कि या ठीक है, ये क्लेम तो किया गया है, इसकी संभावना हो सकता है रही हो, लेकिन इसका सत्यापन नहीं हो पाया है, तो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कोरोबोरेशन। तो कोई भी जो हिस्टोरिकल असर्शन है, दैट नीड्स टू बी कोरोबोरेटेड बाय अ वैरायटी ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस। सो मियर असर्शन ऑन पार्ट ऑफ एनी लिटरेरी सोर्स फॉर समथिंग इज नॉट इनफ। उसके साथ साथ जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है या उसका कोरोबोरेटिंग एविडेंस होना जरूरी होता है, तभी हम ठोस आधार पर कहते हैं कि ये ऐसा रहा होगा। तो इस कोरोबोरेशन की प्रक्रिया में पुरातात्विक स्रोत काफी सहायक सिद्ध होते हैं। अब सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर आप देखें तो एक ब्रॉड डिवीजन होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड का, यानी प्रागैतिक काल इतिहास और ऐतिहासिक काल। हम सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत होती है, ऐसी मान्यता है कि जब कोई भी समाज, जिस समाज के बारे में हम इतिहास लिखना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, वो उसमें लेखन पद्धति का विकास हो जाता है, शहरों का आगमन हो जाता है, समाज वर्गों में विभाजित होता है, लंबी दूरी के व्यापार वाणिज्य वगैरह का प्रमाण हमें उस काल से मिलना शुरू हो जाता है। तो अक्सर हाँ, वैसे कालखंड के बाद के काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। और कई बार ये डेफिनेशन आप मान सकते हैं कि ये एक पुराना डेफिनेशन है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इतिहासकार इसको लेकर साथ चलते हैं, अगर उन्हें टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से काल को विभाजित करना हो।
और उसके पहले के काल को, जब लिखित हमें सीधा प्रमाण किसी काल का नहीं मिलता है, लिखित स्रोत के आधार पर नहीं मिलता है, तो उसके पहले के काल को हम प्रागैतिक मानते हैं। लेकिन जो बीच का काल है, जहां ऐसा लगता है कि लॉजिकली ऐसा लगता है कि लिखना तो इन्हें आता होगा, लेकिन हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब जैसा कि आप कह सकते हैं कि जो मौर्य काल है, वहां से प्राचीन भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि आज के दिन भी जो जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो है अशोक के शिलालेख। इसके पहले का कोई हमें एक्सटेंट रिटन एविडेंस नहीं मिलता है भारतीय अतीत से। मैं हड़प्पा की बात अलग से करूंगा, क्योंकि उसके जो स्क्रिप्ट हैं वो अभी संतोषजनक से पढ़े नहीं जा सके। तो उसके पहले के काल में निश्चित रूप से लिखना आता होगा। ग्रामर की किताबें भी है, संस्कृत ग्रामर की भी किताबें निश्चित रूप से लोग लिखना जानते होंगे, परंतु हमें सीधा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो भी उपलब्ध है वो बाद के काल के लिखी हुई पांडुलिपियां हैं। अब जैसे ऋग्वेद ही है, या सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, ये सभी हम सभी जानते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए होंगे। लेकिन क्या जो सही में लिखा गया था वो उस काल का है? तो ऐसा नहीं है। वो बाद की जो प्रतियां हैं, जो पांडुलिपियां बनाई गई थी इस इतिहास को याद कर या किसी दूसरे स्रोत से उतार कर इसे लिखा गया था। तो आप कह सकते हैं फेसिमिली है, या जिसे आज की भाषा में कहें तो जेरोक्स कॉपी है। उस तरह से पांडुलिपियां प्राचीन जो श्लोक हैं या उसकी जो ऋचाएं हैं उसको धरोहर के तौर पर बचाकर रखती हैं, और आज के दिन हम उसे देख पाते हैं। तो ये तो रहा जो एक्चुअल मसला है, रियल प्लेन पर जो डेफिनेशन होता है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर या साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब लिखने की परंपरा शुरू नहीं हुई थी, लिखने की पद्धतियां शुरू नहीं हुई थी, अगर उसके पहले के काल के बारे में हमें जानकारी हासिल करना हो, जो कि हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल या चैल्कोलिथिक पीरियड, ताम्र पाषाण काल का जो पीरियड है, या वैसे अगर आप देखें तो हड़प्पा का भी, क्योंकि हड़प्पा में लिखने की व्यवस्था तो विकसित हो गई थी लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो आप देखते हैं कि हमारी 100% जो जानकारी है प्री हिस्ट्री की, वो पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित होती है। अब पुरातात्विक स्रोत एक तो आप मान लीजिए कि फायदे के तौर पर वो एक डायरेक्ट फिजिकल एविडेंस है, उसे आप नकार नहीं सकते, इट कैनॉट बी निगेटेड। तो ये एक ठोस साक्ष्य होता है। जैसे साहित्यिक स्रोत में आप कह सकते हैं कि भाई ये लेख तो फला व्यक्ति ने लिखा है, इस राजा के कहने पर लिखा है, या इस धर्म से प्रभावित होकर या इस जाति से प्रभावित होकर उसने ये कहानी लिखी है, इसमें सच्चाई या सत्यता का पुट कितना है और इसमें इमेजिनेशन कितनी है, इसमें कई बातें जो है वो अतिशयोक्ति है, कई बातें वो दाब दी गई हैं, उसे उद्धृत नहीं किया गया है। अब जैसे अगर आप हर्षचरित देखें तो हर्षचरित में बाणभट्ट ने जो हर्षवर्धन राजा थे उनका पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें जो हार हुई थी उसका उल्लेख उसमें नहीं है। लेकिन अगर आईहोल इंस्क्रिप्शन देखें जो कि एक शिलालेख है, अगर उसको देखें, उसको पढ़कर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई पुलकेशिन द्वितीय जो है वो क्लेम कर रहा है कि उसने हर्षवर्धन को हराया था। तो कई बार आप देखते हैं कि साहित्यिक स्रोतों में कई चीजें बताई नहीं जाती हैं, कम बताई जाती हैं, बढ़ा चढ़ाकर भी बताई जाती हैं, कई बायस भी होते हैं। तो साहित्यिक स्रोत को आप नकार सकते हैं या उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये सच नहीं है, ये बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है या इसमें सच की जानकारी दी ही नहीं गई है। परंतु पुरातात्विक स्रोत में आप वैसा नहीं कर सकते। पुरातात्विक स्रोत अगर आपको खुदाई में मिलता है तो अगर वो डेलिबरेट इंटरमेंट नहीं हो, बाद में किसी व्यक्ति ने जानबूझकर उसे अंदर दाब न दिया हो कि भाई किसी को मूर्ख बनाने के लिए, लेकिन अगर हमें पुरातात्विक उत्खनन में कोई चीज किसी पर्टिकुलर लेयर में मिलता है और उसकी उसका जो एंटीक्विटी है हम
विभिन्न वैज्ञानिक तकनीक से पता लगा पाते हैं कि ये फला समय का रहा होगा, 2000 ईसा पूर्व का रहा होगा, या 3000 ईसा पूर्व का रहा होगा, या 10,000 ईसा पूर्व का रहा होगा। कई नरकंकाल हमें वैसे मिलते हैं। तो दैट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर, उसे आप नकार नहीं सकते। इट्स देयर, इट्स ब्रूटली प्रेजेंट एंड इट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। तो ये एक काफी ठोस सबूत होता है और उसे एक इतिहासकार को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये कहां से आ गया। और अगर मान लीजिए आपको आज के दिन में हड़प्पा काल में, जिसकी हम लोग अभी तक मोटे तौर पर नकारते हैं कि हड़प्पा काल में लोहे बनाने की तकनीक विकसित नहीं हुई थी, और मान लीजिए आपको 2500 ईसा पूर्व के किसी लेयर में उत्कृष्ट किस्म का लोहा या उसके उपकरण मिल जाते हैं और जो कि हड़प्पा का ही क्षेत्र रहा हो, तो फिर इतिहासकार को यह मानना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि वो कहां से आया। क्या वो कहीं से आयातित था, और अगर आयातित नहीं था तो फिर इसी सभ्यता में उसका निर्माण हो रहा था, और अगर निर्माण हो रहा था तो इसका मतलब जो मेटालर्जिकल टेक्निक्स हैं वो इतने विकसित थे कि 1200 डिग्री सेल्सियस या 1400 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान यह सभ्यता निकाल पाता था किसी ईंधन से। और जब यह संभव था तो उसके बीच के जो मेल्टिंग पॉइंट के जितने मेटल्स हैं उसके भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कई आयाम खुल जाते हैं, टेक्नोलॉजी के, तकनीक के कई आयाम खुल जाते हैं। और इसी के लिए पुरातात्विक स्रोत काफी ठोस स्रोत के तौर पर माना जाता है। परंतु पुरातात्विक स्रोत की अपनी लिमिटेशंस भी हैं, और लिमिटेशंस आप कह सकते हैं कि उसकी कमियां भी हैं, उसकी परेशानियां भी हैं। पुरातात्विक स्रोत, चूंकि वो, जैसा मैंने आपको बताया कि लिखित स्रोत को हम पुरातात्विक यहां नहीं मान रहे, तो चूंकि वो लिखित नहीं होते, वो किसी फॉर्म में होते हैं, वो किसी आकृति के तौर पर होते हैं, या वो किसी भवन के तौर पर होते हैं, या किसी टूटे हुए बर्तन के तौर पर होते हैं, तो उसकी जो तकनीकी बनावट है, उसमें जो मटेरियल यूज किया गया है, जो उसको बनाने के लिए किस प्रकार की बाकी संभावनाओं का उल्लेख किया जा सकता है, तो हम उतना ही तक जान पाते हैं। और जो किस कारणवश उसका प्रयोग किया जा रहा था, किस कारणवश उसे बनाया जा रहा था, उसका यूज किस परिस्थितियों में वह समाज कर रहा था, उसके बारे में, यानी कि जो मेंटल एस्पेक्ट है, मेंटल डायमेंशन है, वो इससे परे रहता है। तो आप कोई बर्तन देखकर यह नहीं कह सकते कि उस बर्तन का प्रयोग खाने के लिए किया जा रहा था, या भगवान को वो अर्पित किया जा रहा था, या किसी रीति रिवाज के तहत उसका प्रोडक्शन किया जा रहा था। निश्चित तौर पर कई बार वैसे संदर्भ भी हमें मिल जाते हैं, जैसा कि हड़प्पा के कई बर्तनों के बारे में कहा जाता है कि वो कहां मिला, जो इन सिटू जिसे कहते हैं, कि वो मिला कहां। अगर वो किसी पानी के स्रोत के आसपास मिला, या घर के किसी किनारे पर मिला, या दीवार के किसी कोने पर मिला, और हर एक घरों में जो उत्खनन हो रहा है वहां उक्त जगह से ही अगर वो मिल रहा है, तो कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि एक पैटर्न दिखता है, और पैटर्न से भी, जो इन सिटू पैटर्न है, जो उसका कॉन्टेक्चुअल पैटर्न है, उससे भी हम उसके यूज का अंदाज लगा पाते हैं कि ये कोई आम खिलौना नहीं, बल्कि किसी भगवान का मूर्ति रहा होगा, या पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कोई उपकरण रहा होगा। तो उसकी बनावट से, उसके जिस स्थान पर उसका पाया जाना है, या उसकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द सिमिलर कंडीशंस, तो इससे भी कई बार अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन सीधे तौर पर मानसिकता के बारे में पुरातात्विक स्रोत ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। और इसका सीधा उदाहरण मैं आपको हड़प्पा काल से दे रहा हूं कि हम सभी हड़प्पा के बारे में इतना कुछ जानते हैं कि वहां के शहर व्यवस्थित थे, जो नालियां होती थी वो काफी व्यवस्थित थी पानी के निकास के लिए, जो सड़क बनाए जाते थे वो बिल्कुल राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते थे, जो घर की दीवारें होती थी और पके हुए ईंट की दीवारें होती थी, वो रोड की तरफ उसके दरवाजे नहीं होते थे। तो बाकी और भी जो पुरातात्विक उत्कृष्टता है
हड़प्पा की ईंटों का एक रेगुलर साइज का होना वगैरह, या नहीं तो सील्स और सीलिंग्स का होना, व्यापार की संभावनाएं, ये सभी जानकारियां हमें हड़प्पा के बारे में मिलती हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते कि वहां राजा कौन होता था, राजा भी होता था या कोई और व्यवस्था थी। और हमें जो ग्रेट बाथ के पास एक मूर्ति मिली है जिसे हम प्रीस्ट किंग की संज्ञा देते हैं, अगर उसको देखें तो वो भी एक अनुमान है कि ये किसी राजा की ही मूर्ति रही होगी, और वो प्रीस्टली पोस्चर में है क्योंकि उसकी आंखें बंद हैं, आधी बंद हैं, और वो जिस तरीके से चादर ओढ़े हुए है वो एक प्रीस्टली काउंटेनेंस दे रहा है, दाढ़ी भी बढ़ी हुई है तो एक साधु की तरह लग रहा है। लेकिन उसका एक पब्लिक प्लेस पर एक मूर्ति बनाई गई है, तो उसका मतलब क्या है? तो क्या ये राजा की मूर्ति रही होगी, या किसी प्रीस्ट की मूर्ति रही होगी, या सिविल कैपेसिटी में कुछ हो रहा होगा? तो इसके बारे में कोई पुष्ट जानकारी हमारी नहीं है। निर्णायक तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते, और ये तब तक नहीं कह सकते जब तक हमें साहित्यिक स्रोत उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें बता सके, या उस समय की मानसिकता के बारे में बता सके। अब जैसे हड़प्पा के बारे में इतनी जानकारी हमारी है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि क्या हड़प्पा काल में भी जाति व्यवस्था जैसी कुछ चीज थी या नहीं थी, या वो अपनी देवताओं को क्या कहते थे, वो अपने राजा को क्या कहते थे, या राजा एक पूरे क्षेत्र विशेष का राजा था, या छोटे छोटे टुकड़ों में एक फेडरल किस्म की व्यवस्था थी। तो इसके बारे में हमारी जानकारी चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे जिसे हम कहते हैं तार्किक या मानसिक जानकारी जो है, मेंटल थिंकिंग, उसके बारे में अभी भी हमारी जानकारी काफी कम है हड़प्पा के बारे में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हड़प्पा की साहित्यिक स्रोत के ऊपर हमारा कोई सीधा हस्तक्षेप है नहीं, हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। पढ़ भी लें तो जो टोटल क्वांटम है रिटन लेटर्स का, रिटन स्क्रिप्ट्स का, वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये इजिप्ट और मेसोपोटामिया की तरह कोई क्ले टैबलेट पर बड़ा लेख लिखा हुआ नहीं है। एक या दो लाइन कहीं स्क्रिबल्ड हैं सील्स पर या सीलिंग्स पर, या अंकित हैं किसी बर्तनों पर, और उसको पढ़कर भी आप काफी एक सूत्र के तौर पर या कोई फॉर्मूला, कुछ जो रेफरेंस है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कोई डिटेल्ड वॉल्यूमिनस रिटन एविडेंस हमें हड़प्पा से नहीं मिल पाता है, और इसके फलस्वरूप हमारी जानकारी जो है हड़प्पा की तकनीकी व्यवस्था, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में तो ठीक ठाक है, परंतु अगर उसकी सामाजिक जानकारी हम जानना चाहें, उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानना चाहें, तो वो हमारी जानकारी काफी कम है। वैसे ही अगर आप आगे के काल में देखेंगे, जैसे वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का, तो यहां आप देखेंगे कि और खास कर ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, अब इस काल के लिए हमारे पास जो मूल रूप में स्रोत है वो साहित्यिक ही है। और पुरातात्विक, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर है वो भी हमें इसी इलाके से मिलता है, सप्त सिंधु इलाके से मिलता है जहां ऋग्वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी, और हो सकता है कि वो ऋग्वैदिक समाज के ही कैंडिडेट्स हो, उन्हीं का मटेरियल एविडेंस हो जो प्री आयरन पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर है। लेकिन अगर पूरी जानकारी के तौर पर अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की जानकारी मूलतः हमें ऋग्वेद पढ़ने के बाद ही होती है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक की जानकारी मूलतः हमें ऋग्वेद में जो लिखा है उसके आधार पर ही होती है, और इसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि हमारी जानकारी ऋग्वैदिक काल की लगभग अपोजिट है हड़प्पा के संदर्भ में, क्योंकि हमें वहां की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी है, वहां की सामाजिकता के बारे में ज्यादा जानकारी है, वहां की मेंटालिटी के बारे में ज्यादा जानकारी है, वहां की देवी देवताओं के बारे में हमारी जानकारी ज्यादा है। परंतु अर्थव्यवस्था, तकनीकी विकास इत्यादि चूंकि पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध नहीं है, या जो भी है वो काफी कम है, तो उसके बारे में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो काफी डिफिशिएंट है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है पुरातात्विक स्रोतों के बारे में समझने के लिए। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी समस्या प्राचीन भारतीय इतिहास पुनर्लेखन की आती है वो है स्रोतों में, साहित्यिक स्रोतों में समयबद्धता का अभाव।
तो कहीं ना कहीं सभी इतिहासकार इस परेशानी से जूझते रहते हैं कि हमें लिखा हुआ तो मिला है पांडुलिपियों में, लेकिन यह किस काल विशेष का है, इसमें जो प्रॉपर नाउंस हैं, प्रॉपर पर्सनैलिटीज हैं, आइडेंटिफाइड पर्सनैलिटीज या प्लेसेस हैं, वो मेंशन नहीं है, और वो किस काल विशेष के हैं, किस काल में वो लिखे जा रहे थे, उसका भी प्रमाण नहीं है। जो इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन वगैरह लिटरेरी टेक्स्ट का होता है, उसमें बाद के काल में कोई रचयिता आकर उसमें कुछ जोड़ जाता है, कुछ उससे हटा लेता है, परंतु वो जो अपना इस ये जो काम कर रहा होता है टेक्स्ट में, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में कुछ जोड़ने का या निकालने का, वो किस वर्ष ये किया जा रहा है, किस समय ये किया जा रहा है, इसका उल्लेख नहीं होता। और वो जो मूल रचयिता है उसी के नाम पर, छद्म नाम पर ही वो सारे उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दिए जाते हैं। तो यह एक बड़ी समस्या होती है इतिहासकारों के लिए कि उसे एक क्रोनोलॉजिकल लेयरिंग कर पाएं किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी साहित्यिक स्रोत का। और इसमें जो पुरातात्विक संदर्भ है, जो मटेरियल एविडेंस है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसे आप कई वैज्ञानिक तकनीक से उसके डेट के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर उसी लेयर में या उसी के इर्द गिर्द हमें कुछ और मटेरियल एविडेंस मिलता है, या कोई फॉसिल मिलता है, या कोई स्केलेटल एविडेंस मिलता है, नरकंकाल मिलते हैं, कोई अस्थिपंजर मिलता है, तो उसे उसका वैज्ञानिक परीक्षण करवाकर एक अंदाजा लगाया जा सकता है समय का। तो वही जो डिटेल है साहित्यिक स्रोतों का, वो समय में पिरोकर वो मीनिंगफुल हो जाता है। या नहीं तो अगर आप एपिग्राफिक एविडेंस को लें, और जैसा हम सभी जानते हैं कि शिलालेखों में चूंकि जो शिलालेख लिखवा रहा होता है, वो शिलालेख इसलिए लिखवा रहा होता है, उसकी मानसिकता यह होती है कि भविष्य में लोग उसे याद रखें, और तभी आप किसी ड्यूरेबल मटेरियल पर कुछ लिखवाते हैं। अदरवाइज हम लोग वैसे चीजों पर कुछ चीजें लिखते हैं, किसी कागज का तो छोड़ दीजिए, कोई ताम्र या कोई बर्च लीफ है, या कोई कपड़ा है, या मिट्टी के ऊपर आपने कुछ लिख दिया, या उसके ऊपर कुछ इनग्रेव कर दिया, तो आप जानते हैं कि ये ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। परंतु जब आप किसी ताम्र पत्र पर कुछ लिखवा रहे हैं, या किसी शिलालेख या किसी पत्थर पर कुछ लिखवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे जो मंशा होती है वो होती है कि भविष्य में लोग आपको जाने। और जब ऐसा आप कर रहे होते हैं, और कई राजा ऐसा करते थे, अशोक के इंस्क्रिप्शंस या समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शंस इसका सीधा प्रमाण है, तो वहां आप देखेंगे कहीं ना कहीं डेट का रेफरेंस आ जाता है, किसी न किसी तरीके से डेट का रेफरेंस आता है। वो इसलिए क्योंकि आप उस तिथि के आधार पर भविष्य में अपनी फुटप्रिंट छोड़ते हैं। अब जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शन में ही है कि भाई 12वें या 13वें शासनकाल के वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया गया। अब उससे एक समयबद्धता आ जाती है पूरे अशोक के क्रियाकलापों की। तो वैसे ही हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो हैं, वो साहित्यिक जो भी विवरण है उसको एक समय का आप कह सकते हैं पोशाक पहना देता है, और समयबद्धता उसमें पिरो देता है। और समयबद्धता जब आप किसी विस्तृत जानकारी के ऊपर डाल देते हैं, तो वो मीनिंगफुल हो जाता है, हिस्टोरिकली वो मीनिंगफुल हो जाता है। और ये एक सबसे बड़ी आप कह सकते हैं एक सबसे बड़ा फायदा है पुरातात्विक स्रोतों का होना। और पुरातात्विक स्रोतों का इस प्रकार से कोरोबोरेट करने के लिए, जो साहित्यिक स्रोत की बातें हैं उसको कोरोबोरेट करने के लिए, उसको सत्यापित करने के लिए, या उसे झुठलाने के लिए, उसकी अतिशयोक्तियों को झुठलाने के लिए काफी प्रयोग किया गया है। उसमें कॉइन्स भी हैं, उसमें सिक्के भी हैं, और न्यूमिस्मैटिक्स जिसे कहते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं जो साहित्यिक स्रोत हैं उसे ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। डीसी सिरकर जो कि बहुत बड़े एपिग्राफ हैं, प्राचीन भारत के एपिग्राफिस्ट हैं, उनका मानना है कि लगभग 90% जो हमारी जानकारी प्राचीन भारत की है वो हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। और वो अगर साहित्यिक स्रोत आप उसमें से हटा भी लें, तो कम से कम एक क्रोनोलॉजिकल
जो स्केलेटन है क्रोनोलॉजी का, वो हमें आर्कियोलॉजी या एपिग्राफी या न्यूमिस्मैटिक्स हमें देता है। और इसके अभाव में जो हमारी जानकारी साहित्यिक स्रोतों की है वो बहुत मीनिंगफुल नहीं रह जाती, क्योंकि हम जान तो रहे हैं कि ये भी विस्तृत है, परंतु किस समय का है, किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। वैसे ही एक और मसला खत्म करने के पहले मैं ये कर दूं कि एक कहा जाता है पुरातात्विक संस्कृति। तो पुरातत्व में उत्खनन में जो हमें मिलता है, अगर एक इक्का दुक्का कोई सामान मिला तो उसे हम पुरातात्विक संस्कृति की संज्ञा नहीं देते हैं। लेकिन अगर एक ही लेयर से, एक ही जो वर्टिकल लेयर है डिगिंग की, उसी लेयर में एक ही इलाके से, अलग अलग जगहों से एक ही असेंबली, यानी कि जो भी सामान मिला वो उसी कॉम्बिनेशन में मिला, मोटे तौर पर उस कॉम्बिनेशन में मिला। मान लीजिए एक बर्तन मिला, एक कोई सिक्का मिला, या एक चप्पल मिला, या एक भाला मिला, तो अगर उसी कॉम्बिनेशन में हमें 4-5 जगहों से मिलता है और वो एक ही समय के लेयर का होता है, तब हम उसे पुरातात्विक संस्कृति की संज्ञा देते हैं कि एक किस्म के लोग यहां रह रहे होंगे और उन्हीं के जीवन यापन का भौतिक साक्ष्य के तौर पर उसे माना जाता है। तो जो पुरातात्विक संस्कृतियों की चर्चा आपको इतिहास के किताबों में मिलती है, जैसे पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, या ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर, या ऑक्रे कलर्ड पॉटरी वेयर, तो ये सभी यूं ही अकेले किसी पुरातात्विक उत्खनन का परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक कल्चर को बताते हैं, एक कम्युनिटी को बताते हैं, एक काल विशेष, एक समय विशेष में रह रहे कम्युनिटी के बारे में बताते हैं। और इस तरह से कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग तकनीक और समझ के आधार पर, जिसे हम पुरातात्विक स्रोतों में उसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं, साहित्यिक स्रोत के अभाव में भी प्रागैतिक काल के लिए और ऐतिहासिक काल में उसको कोरोबोरेट करने के लिए, साहित्यिक स्रोतों को कोरोबोरेट करने के लिए या उसको टेस्टिफाई करने के लिए, उसको सत्यापित करने के लिए पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। और एक बहुत बड़ा आधार हमें मिल पाता है समयबद्धता प्रदान करने का, ऐसी अवस्था में जब प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोत अक्सर समय के बारे में बड़े एम्बिवेलेंट होते हैं, बड़े कैजुअल होते हैं और सीधे तौर पर उसका उल्लेख नहीं होता है। तो ये कुछ हम फायदा, परेशानियां और जो ठोस आधार है इतिहास लेखन का, उसके तौर पर पुरातात्विक स्रोत की गुणवत्ता को और उसकी कंट्रीब्यूशन को समझ पाते हैं। धन्यवाद।